हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्लस्टर एनालिसिस के बारे में बात करी है और लास्ट लेक्चर में हमने हायरार्किकल क्लस्टरिंग की बात करी थी और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था कि इसको हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम अपने छोटे से डेटा सेट पर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे जो हमारे भिन्न-भिन्न प्रकार के पैकेजेस होते हैं, उनमें हम किस प्रकार से कार्य करते हैं। हमारे पास इस हायरार्किकल क्लस्टरिंग करने के लिए एक से ज़्यादा पैकेजेस होते हैं, तो हम उन क्लस्टर के बारे में एक-एक करके आपको बताएँगे और साथ में हम देखेंगे कि जो हमने एक छोटा-सा आर्टिफ़िशियल डेटा सेट अपने हिसाब से तैयार किया है, उसके ऊपर हमारा किस प्रकार से कार्य हो रहा है। यहाँ पर क्या एडवांटेज है कि हम आपको इस स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि हमारा डेंड्रोग्राम कैसा लगेगा, लेकिन अगर ये डेटा सेट हमारा बहुत बड़े साइज़ का हो जाएगा, तो बहुत ही क्लमज़ी हो जाएगा और शायद मैं आपको उसमें से ठीक तरीके से इन्फॉर्मेशन ना निकाल करके दिखा पाऊँ। इसके लिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि आपको छोटे से डेटा सेट में हम अपने आर सॉफ्टवेयर के कमांड को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, उसको मैं आज दिखा दूँ और फिर अगले लेक्चर में हम अपने आर सॉफ्टवेयर के अंदर एक हमारा बिल्ट इन डेटा सेट है, उसके ऊपर हम क्लस्टर एनालिसिस के यही टूल जो हम आज यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम अपने अगले लेक्चर में आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएँगे। तो इसलिए इस लेक्चर में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट सारे आपके ध्यान में होने चाहिए और साथ में हम जो भी यहाँ पे कर रहे हैं, उस कमांड का जो इस्तेमाल करने का तरीका है, वो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। उसके अलावा आप देखेंगे कि जब हम अपने सॉफ्टवेयर में आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटेशन की लिमिटेशन नहीं होती हैं। तो हम अपने क्लस्टर एनालिसिस के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को हम अपने अलग-अलग ग्राफिक्स के द्वारा भी बाहर निकाल सकते हैं, जिसको मुझे शायद आपको थ्योरी में बताना बहुत कठिन होगा, लेकिन उसको आर सॉफ्टवेयर के द्वारा समझाना बहुत आसान है। तो हम कुछ जो हमारे अन्य टॉपिक्स हैं, उनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर को यहाँ पे आरंभ करते हैं। देखिए, अब हमारे पास इस आर सॉफ्टवेयर में हम यहाँ पे पर हायरार्किकल क्लस्टरिंग करने के लिए 3 पैकेज का हम इस्तेमाल करेंगे या 3 कमांड का हम इस्तेमाल करेंगे। एक है हमारा एसक्लस जो हमारा स्टैट्स पैकेज में होता है और इसको हम एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से हमारा एक और पैकेज होता है एजनेस। ये हमारा जो क्लस्टर पैकेज है, ये उसके अंदर होता है और इसको भी हम एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और उसी तरह से डिविजिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग के लिए हमारा जो कमांड होता है, वो हमारा होता है डायना, DIENA, जो हमारा इसी क्लस्टर पैकेज के अंदर होता है। तो हम तीनों कमांड को आपको इन पैकेजेस के द्वारा इस्तेमाल करके इनका एप्लीकेशन दिखाने की कोशिश करेंगे। और एजनेस के अंदर क्या खास बात है कि एजनेस जो हमारा फंक्शन है, ये हमको एग्लोमेरेटिव कोएफिशिएंट भी बताता है, जिसके द्वारा हम अपनी क्लस्टरिंग की क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं। और जो हमारा डायना फंक्शन है, ये हमको डिविजिव कोएफिशिएंट भी बताता है, जिसके द्वारा हम अपनी क्लस्टरिंग की जो क्वालिटी है, किस प्रकार से हमारी क्लस्टरिंग हुई है, अच्छी है, खराब है, उसको हम पता कर सकते हैं। ये जो हमारे कोएफिशिएंट्स होते हैं, एग्लोमेरेटिव कोएफिशिएंट्स हैं या जो हमारे डिविजिव कोएफिशिएंट्स हैं, ये हमको जो हमारे क्लस्टरिंग जो हमारे डेटा के अंदर जो हमारा क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर है, उसको किस प्रकार से उसको क्वांटिफाई करना है, उसको क्वांटिफाई करके उसकी हमको वैल्यू बता देते हैं। तो अब अगर इन एग्लोमेरेटिव कोएफिशिएंट या डिविजिव कोएफिशिएंट की जो अगर हमको इंटरप्रिटेशन करना अगर है, तो अगर इनकी वैल्यू अगर 1 के आसपास अगर आती है, तो ये इंडिकेट करती है कि हमारे डेटा में या जो हमारे क्लस्टर्स बने हैं, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा, अर्थात उनकी क्लस्टरिंग अच्छी हुई है। अच्छी क्लस्टरिंग का क्या मतलब होता है कि हम जो सिमिलर जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उनको हम एक ग्रुप में डाल दें और 2 ग्रुप्स के बीच में जो हमारा जो यूनिट्स होने चाहिए, उनके अंदर एक अच्छा डिफरेंस होना चाहिए, राइट? तो ठीक है, इन पैकेजेस को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम इन पैकेजेस को इस्तेमाल कर लेते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर 2 और पैकेज है, उनको भी हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। उसका इस्तेमाल हम जब आगे हम अपने कुछ स्पेसिफिक तरह के जो ग्राफिक्स हैं, उनको क्रिएट करने में करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारे पास ये 3 पैकेजेस हैं, क्लस्टर और एक है फैक्टो एक्स्ट्रा, FACTOEXTRA, और तीसरा हमारा है डेंड एक्सटेंड, DENDEXTEND।
तो इन तीनों पैकेज को हम इंस्टॉल डॉट पैकेजेस के कमांड के द्वारा इंस्टॉल करके हम उनको लाइब्रेरी फंक्शन से अपलोड कर लेते हैं। राइट, उसके साथ में आप अगर देखेंगे कि कभी कभी इस तरह के ग्राफिक्स को तैयार करने के लिए हमको tidyverse हमारा पैकेज है TIDYVERSE, इसकी भी कभी कभी हमको डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो उसको भी आप इस पैकेज को इंस्टॉल करके लाइब्रेरी के द्वारा आप उसको लोड कर सकते हैं, लेकिन हम अपने इस लेक्चर में इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। राइट, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे अपने हम इस hclust फंक्शन की बात करते हैं। आप अगर पहले फंक्शन को समझ लेंगे तो आगे आने वाले जो बाकी फंक्शन हैं उनको समझना बहुत आसान होगा। तो ये जो हमारा hclust फंक्शन है, जैसे इसका नाम से इंडिकेट करता है hclust, h माने हायरार्किकल और क्लस का मतलब क्या है, क्लस्टर एनालिसिस। ये सब कुछ हमारा लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में हमने दिया हुआ है। ये हमको एक हायरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन की डिससिमिलरिटीज़ होती हैं उनकी बेसिस पे करके बताता है। तो इसको हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, हमारा कमांड होगा hclust और उसके अंदर हम अपना एक ऑप्शन देंगे D, जहाँ पर हम अपना जो भी डेटा का डिस्टेंस फंक्शन के द्वारा जो डिससिमिलरिटी स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे देंगे। राइट, और उसके बाद में यहाँ पे हम किस मेथड के द्वारा इस क्लस्टरिंग को करेंगे, तो आपने कैसे सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, एवरेज ग्रुप लिंकेज के बारे में पढ़ा था। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जो हमारे आर सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनको समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। जिस प्रकार से हमारे ये जो एवरेज सिंगल या जो एवरेज ग्रुप मेथड कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हमारे बाकी मेथड भी कार्य करते हैं। तो इसमें से आप अगर देखोगे, इसमें से हमारे पास कई तरह की लिस्ट होती है, कई तरह के ऑप्शन होती है, उनकी लिस्ट है var.d सिंगल का मतलब सिंगल लिंकेज, कंप्लीट का मतलब कंप्लीट लिंकेज, एवरेज का मतलब एवरेज ग्रुप लिंकेज, उसके बाद एमसीक्यूटी, मीडियन, सेंट्रोइड इत्यादि भी होते हैं। तो यह आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस मेथड के द्वारा आप अपनी हायरार्किकल क्लस्टरिंग करना चाहते हैं। और ये मैं आपको पहले से बता दूं कि अगर आप अपने इन मेथड्स को अगर चेंज करते जाएंगे तो इसी डेटा के अंदर उसी डिस्टेंस मैट्रिक्स के द्वारा दी गई डी वैल्यू को इस्तेमाल करने के बाद भी आपकी जो क्लस्टरिंग का जो आउटकम अलग अलग आएगा। उसके बाद हमारा होता है मेंबर्स इक्वल टू नल। ये हमारा एक, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ नल, या तो हम यहाँ पर एक कोई वेक्टर और डी का जो हमारा साइज़ है, डी का जो हमारा वैल्यू है उसके बराबर का एक यहाँ पे डी का वेक्टर भी दे देते हैं। और इसके साथ में हमारे पास यहाँ पे और भी कई ऑप्शंस होते हैं जिसको हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी हेल्प मेन्यू के अंदर जा कर के उनको देखने की कोशिश करिए। तो जिस प्रकार से हमारा hclust होता है उसी प्रकार से हमारा जो हमारा कमांड होता है एजीनेस, ये हमारा एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमने आपको बताया था। तो इस कमांड को अगर मुझे यूज़ करना है तो उसका पैटर्न हमारा इस तरीके से होता है। हमारा कमांड है एजीनेस, AGNES, और यहाँ पे हम अपना जो भी x डेटा मैट्रिक्स है या जो डेटा फ्रेम है या जो हमारा डिससिमिलरिटी मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ पर देते हैं। राइट, और उसके साथ में यहाँ पे हमारा होता है एक ऑप्शन होता है DISS। ये जो हमारा DISS है ये हमारा लॉजिकल वेरिएबल होता है। अगर इसकी हमारी अगर वैल्यू ट्रू होती है तो जो भी हमारा x हमारा के अंदर जो हमने वैल्यू दी है उसी को वो डिससिमिलरिटी मैट्रिक्स के बराबर मान लेता है, अर्थात जो आपने डेटा दिया उसी को डिससिमिलरिटी के मैट्रिक्स के बराबर मान लेता है। और अगर हम इसकी वैल्यू अगर देते हैं फॉल्स तो हम इसको यहाँ पे x को हम जो भी हमारे वेरिएबल्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन से उनकी मैट्रिक्स से उस प्रकार से उसको एज्यूम करता है। उसके बाद में आप देखोगे ये हमारा है मैट्रिक है, यहाँ पे हमने दिया हुआ यूक्लिडियन, और फिर हमारा है मेथड है, ये हमारा है एवरेज। तो हमारा ये मैट्रिक क्या होता है, ये हमारी स्ट्रिंग है जो हमको ये दिखाता है कि हमने अपने डिससिमिलरिटीज़ को किस प्रकार से एस्टिमेट किया है। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, यूक्लिडियन और मैनहट्टन। आपने कहा था कि हमने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था कि हमारे यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस के बारे में। और तो यहाँ पे इस डिस्टेंस मेजर को, अर्थात दो ऑब्जर्वेशन के बीच में दूरी को निकालने के लिए अगर हम ऑप्शन दे देंगे यूक्लिडियन, तो क्या करेगा, ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस निकाल देगा। राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट ऑफ
से सम आई गोज फ्रॉम 1 टू से एक्स आई जे माइनस एक्स आई के, इस तरह का होल स्क्वायर। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था, उसको निकाल देगा। और उसी तरह से अगर हम कर देंगे यहाँ पे मैनहट्टन, तो मैनहट्टन हमारा सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस को वो निकाल देगा। और अगर x हमारा अगर ऑलरेडी अगर उसको मैंने अगर डिसिमिलरिटी मैट्रिक्स दिया है, देन ये आर्गुमेंट को इग्नोर कर देगा ये, राइट। उसी तरीके से हमारा एक और कमांड होता है जो हमारा डिविजिव मेथड के लिए होता है, उसका हमारा कमांड है डायना, DIANA। तो ये हमारा डिविजिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग के लिए होता है, और इसका हमारा जो कमांड होता है DIANA, सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में। और यहाँ भी जिस तरीके से हमने इस वाले कमांड में अपना ये x और डिस इत्यादि दिया हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे हम x के द्वारा हम अपनी जो डेटा मैट्रिक्स है या डिसिमिलरिटी मैट्रिक्स है उसको हम देते हैं। उसके बाद हम जिस प्रकार से हमने पहले DISS को हमने यूज़ किया था, उसी प्रकार से यहाँ भी हम उसको DISS को हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में जिस प्रकार से हमने यहाँ पर मेट्रिक को इस्तेमाल किया था कि यूक्लिडियन है, उसी तरीके से हम यहाँ पे मेट्रिक को भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। ये बिल्कुल वही चीज़ है, यहाँ पे हम जैसे यूक्लिडियन या मैनहट्टन, इस तरह के हम अपने ऑप्शंस दे सकते हैं। अब आपको हम साथ ही लेकिन हम ये भी कहेंगे कि आप ज़रा सा इनके हेल्प मेन्यू में जाइए और इसके साथ में जो हमारे एसोसिएटेड हमारे बाकी एस्पेक्ट हैं, ज़रा उनको समझने की कोशिश करिए, राइट। वो आपके लिए उपयोगी होंगे। अब हम ज़रा सा अपने इन कमांड्स को एक हम आर्टिफिशियली तरीके से हम डेटा सेट तैयार करते हैं और उसके ऊपर लगा कर देखते हैं कि उसमें से क्लस्टरिंग किस प्रकार की हो रही है, राइट। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल लिए हैं यहाँ पर, y, x1 और x2, और इसको हमने अलग अलग तरीके का लिया है। y हमारे हैं 1 से 5 तक के जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, उनको मैंने हर एक नंबर को 4 बार रिपीट कर दिया है। और x1 में हमने क्या किया है, हमने 11 से 20 तक के जो नंबर हैं उनको मैंने हर एक नंबर को 2 बार रिपीट कर दिया है। तो मैंने इसीलिए लिया है कि 1 से 5 के जो नंबर हैं और 11 से 20 के जो नंबर हैं उनके बीच में एक ठीक ठाक सेपरेशन हो जाए, जिससे कि हमको क्लस्टरिंग के बारे में अच्छे से पता चल सके, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर एक x2 वेक्टर लिया है, जहाँ पर मैंने TF करके मैंने इसका डेटा वेक्टर लिया हुआ है। अब हम एक काम करते हैं कि जरा सा इस 3 वेरिएबल्स का हम एक डेटा फ्रेम तैयार कर लेते हैं, y, x1, x2 का। तो इसको हमने स्टोर कर लिया डेटा CL के अंदर, राइट। अब इस डेटा CL हमारा डेटा फ्रेम में है। अब इस डेटा से हमको अपनी डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालनी है। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालने के लिए हमारा कमांड होता है DIST, राइट। आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो अब आपने देखा कि ये जो आपने डेटा फ्रेम दिया है, तो इसके अंदर अगर आपको डिस्टेंसेस निकालने हैं तो उसके लिए डेटा को मैट्रिक्स फॉर्मेट में देना होगा। उसके लिए हमने अपने इस डेटा CL को हमने एज डॉट मैट्रिक्स के फॉर्मेट में मैंने सेव कर लिया, राइट। तो इसके द्वारा हमको यहाँ पर डिस्टेंस मैट्रिक्स मिल गई। अब हमने अपना hclust का जो कमांड था उसको हमने इस डिस्टेंस मैट्रिक्स के ऊपर यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। तो उसके द्वारा जो भी हमारा आउटकम आया उसको मैंने यहाँ पर SC के अंदर स्टोर कर लिया। और उसके बाद में मैंने तो इसके अंदर हमारे जो भी हायरार्किकल क्लस्टरिंग के जो आउटकम है वो स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद में हमने डेंड्रोग्राम को बनाने के लिए इसी SC का जो आउटकम आया है उसको मैंने प्लॉट कर लिया। तो जो भी आउटकम आएगा उसके थ्रू जो मुझको ग्राफिक मिलेगा वह डेंड्रोग्राम होगा, राइट। तो ये आपको मैंने कमांड्स पहले बता दी। इसके बाद में जो उसका आउटकम आएगा उसको हम आपको यहाँ पर एक एक करके बताते जाएंगे। जैसे देखिए, ये इसकी स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर मैंने अपना ये जो डेटा फ्रेम है डेटा CL उसको मैंने तैयार किया। इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर 20 ऑब्जर्वेशन है, इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 करके हमारे पास मैंने नंबर्स रिपीट किए हैं, और फिर 11, 12, 13 इत्यादि को मैंने 2-2 बार रिपीट किया है। और थर्ड कॉलम में हमारे पास T और F की 20 वैल्यूज़ हैं, राइट। उसके बाद में जब आप अगर यहाँ पे इसका अगर आप डिस्टेंस मैट्रिक्स अगर आप निकालने की कोशिश करोगे अगर, तो देखिए ये मैट्रिक्स चूँकि 20 ऑब्जर्वेशन है तो आपको 20/20 की आपको डिस्टेंस मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये इस तरह की कुछ आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। आप देखोगे कि ये हमारी एक डायगोनल, इसमें से ये हमारी लोअर डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि हमारे xi और yi के जो बीच की दूरी है वो yi और xi की दूरी के तो बराबरी तो होगी।
तो इसलिए जो उसने खाली यहाँ पर हमको लोअर डायगोनल एलिमेंट देता है क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा। और उसके बाद में आप जब अपना इस डिस्टेंस मैट्रिक्स के ऊपर जब आपने यहाँ पे एच क्लस्ट किया तो आपको देखिए यहाँ पर एस सी कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा जो उसका आउटकम है। और उसके बाद में आप जब इसको प्लॉट करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी डेंड्रोग्राम है यह मिल जाएगा। और ये जो डेंड्रोग्राम आप देखोगे तो आपको इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, राइट। और यहाँ पर आप ये देख लेंगे कि यहाँ पे आपका ये एग्लोमेरेटिव मेथड किस प्रकार से था। आप देखिए यहाँ पे इसने आपको 1 से लेकर के जो भी नंबर्स थे उसने आपको यहाँ पे 1 से 20 तक के नंबर को उसने भिन्न भिन्न क्लस्टर्स में डिवाइड कर लिया है, राइट। और यहाँ पे आप अगर देखोगे कि इस जैसे अगर हम मान लिए इस लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो भी हमारे पास यहाँ पे कितने 1 और 2 यहाँ पर क्लस्टर्स आ जाएंगे इस तरीके के। और साथ में ये हमारा 3 क्लस्टर में बाकी जो भी हमारे आ जाएंगे। इस तरह से हम अपने इनकी काउंटिंग कर सकते हैं। और आप जैसे जैसे आप देखोगे कि जैसे जैसे ये देखिए हाइट है, आप जैसे जैसे ऊपर आप बढ़ते जाओगे आपके नंबर ऑफ क्लस्टर्स कम होते जाएंगे। क्यों? इस लेवल पर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन का आपने एक एक साइज़ का क्लस्टर बनाया था। फिर आप ऊपर बढ़े तो आपने इनका 2 यूनिट्स का एक क्लस्टर बना दिया इस प्रकार से। फिर आप ऊपर बढ़े तो आपने देखिए यहाँ पे 4 यूनिट्स का एक क्लस्टर बना दिया। और उसी तरीके से आप अगर जब आप यहाँ पर आते हो तो आपकी ये वाली 4 यूनिट और ये वाली 4 यूनिट यहाँ पे आपको 8 साइज़ का क्लस्टर मिल गया। तो आपका एक क्लस्टर आपका यहाँ पे हो गया 8 साइज़ का हो गया। एक क्लस्टर आपका देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन से हमारे यहाँ पे पहले 4 क्लस्टर्स थे, फिर हमारे 2 क्लस्टर हो गए, फिर हमारा 1 क्लस्टर हो गया। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन मिल गए। उसी तरह से आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। यहाँ पर आपको इस स्टेज पे आए तो आपको यहाँ पे 1 2 यहाँ पे क्लस्टर मिल गए और फिर आपका ये 1 हो गया। तो टोटल आपके यहाँ पे 8 ऑब्जर्वेशन हो गए। तो आपने देखा यहाँ पे कि इसने इन 20 ऑब्जर्वेशन को इसने इन क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। और जिस प्रकार से आप अगर इसमें ऊपर आते जाओगे फाइनली आपके पास यहाँ पे खाली एक ही क्लस्टर बचा जिसमें आपके 20 के 20 ऑब्जर्वेशंस होंगे, राइट। तो अब यहाँ पे आप अगर आप अपनी इस ट्री को अगर आप यहाँ पे कट करते हो तो आपको नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स अलग मिलेंगे। आप अगर यहाँ पे कट करते हो तो आपको नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स अलग मिलेंगे, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो भी अपने कंक्लूजन्स हैं उनको निकालना पड़ता है, राइट। आप अगर यहाँ पे अगर देखना चाहो, मैंने एक बार 2 क्लस्टर्स के बीच की दूरी के बाद में बात किया था। अगर हम देखें ये वाला जो हमारा पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसके देखिए बीच में इस प्रकार की दूरी है दूरी। और जब अगर नीचे बात करेंगे तो इसमें से देखिए हमारी ये जो दूरी है 2 ऑब्जर्वेशन के बीच में कम होती जाती है। तो जैसे जैसे हम इस हाइट पे ऊपर बढ़ते जाएंगे हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके बीच में जो दूरी बढ़ती जाती है। अब अगला इशू ये आता है, आपको मैं अभी ये आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाऊंगा, लेकिन उसको पहले समझना बहुत आवश्यक है कि जब भी हम अपने इसके अंदर अपने एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग में अगर हम उसको कंप्लीट लिंकेज को अगर हम यूज़ करते हैं तो देखिए, और उसके बाद में उसकी अगर मुझको क्लस्टरिंग की क्वालिटी देखनी है तो उसके लिए हमको उसका एग्लोमेरेटिव कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने इस इजनेस कमांड का यूज़ करते हुए अपने डेटा CL पर हम क्लस्टरिंग एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे हम मेथड लगाते हैं कंप्लीट। और उसके बाद में जो उसका आउटपुट आ रहा है उसको मैंने यहाँ पे देखिए इस नाम से स्टोर कर लिया। इसको पढ़ना बहुत आसान है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग SC डेटा DATA CL क्लस्टर और एजनेस मतलब कि मेथड। तो आप उसको SC डेटा क्लस्टर एजनेस अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एजनेस कमांड का यूज़ करते हुए यहाँ पर हायरार्किकल डेटा की क्लस्टरिंग करी गई है। तो अगर हम इसी आउटकम में अगर हम यहाँ पे लगा दें $AC का मतलब एग्लोमेरेटिव कोफिशिएंट, तो देखिए आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 0.898 करके। देखिए और ये इसका देखिए स्क्रीनशॉट भी है। अब आप देखिए 0.89 हमारा 1 के बहुत आसपास है। तो आप समझ सकते हैं और कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका यहाँ पे क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। और इसी आउटपुट का अगर हम जो हमने यहाँ पर ये डेटा आपको लिया हुआ है SC डेटा CL एजनेस, इसको अगर हम यहाँ पे इसका अगर हम डेंड्रोग्राम अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे कमांड होता है PL ट्री।
और उसके साथ में आप देखो कि मैंने यहाँ पे 2 और कमांड का यूज़ किया है, CEX और हैंग। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये जो हैंग हमारा होता है, ये जो हमारी यहाँ वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये हमारे इस नंबर के कितना करीब आनी चाहिए उसके बारे में बताता है ये। तो इसमें से भी आप अगर देखेंगे तो इस प्रकार से आपको देखिए इसका जो एक डेंड्रोग्राम है वह मिल गया, राइट। उसी प्रकार से अगर हम अगर हम डिविजिव कोएफिशिएंट की बात भी करते हैं, तो भी हमको अगर हमारा किस प्रकार से यहाँ पर हमने एग्लोमेरेटिव कोएफिशिएंट निकाला है, तो उसी तरीके से अगर हमारे पास अगर डिविजिव कोएफिशिएंट्स होते हैं, तो डिविजिव कोएफिशिएंट्स हमको क्या बताते हैं कि हमारे उस क्लस्टरिंग का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, राइट। और उसकी भी वैल्यू अगर हमारी एक के बाद अगर पास आती है, तो ये हमको इंडिकेट करता है कि हमारा जो क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो इस डेंड्रोग्राम में काम करने के लिए आपने क्या देखा कि जो हर एक हमारी लीफ है वो हमारे हर एक ऑब्जर्वेशन को दिखाती है, और जैसे जैसे हम अपने इस ट्री पर ऊपर बढ़ते जाते हैं, राइट, ऑब्जर्वेशन के बीच में जो हमारी सिमिलरिटी है, उनके जो आपस की सिमिलरिटी है वो हमारी एक ब्रांचेस में कंबाइन होती जाती है, और वो धीमे धीमे करके फ्यूज़ करके हमको ऊपर की हाइट तक ले जाता है। और जो भी हमारी हाइट है, जिस फ्यूज़न की जो हमारी हाइट है, ये हमको इसके वर्टिकल एक्सिस द्वारा दिखाई जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये जो हमारी हाइट है, ये हमारा जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारे इसका फ्यूज़न का लेवल बता रही है। जैसे यहाँ पे खाली 2 ऑब्जर्वेशन फ्यूज़ हुए, लेकिन यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपके 8 ऑब्जर्वेशन आपके फ्यूज़ हो गए। तो ये बात हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हमारी हाइट होती है, ये हमको दिखाती है कि 2 ऑब्जर्वेशन के बीच में सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी किस प्रकार से वो परिवर्तित हो रही है। और जितनी भी हमारी ये जो हाइट की वैल्यू है ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा उसमें जो हमारे ऑब्जर्वेशन है कम से कम सिमिलर होंगे, अर्थात उनकी जो डिससिमिलरिटी उनकी ज़्यादा होगी और सिमिलरिटी उनकी कम होगी, राइट। अब इसी के अंदर कि अगर हमको ये पता करना है कि जैसे मैंने आपको इस वाले ग्राफ में ये करके मैनुअली करके दिखाया कि अगर आप उसको यहाँ पे कट करना चाहते हो, यहाँ पे कट करोगे तो कितने क्लस्टर आएंगे, यहाँ पे अगर आप कट करोगे तो आपको कितने क्लस्टर आएंगे, राइट। तो इसी को अगर हम अपने यहाँ पे एक एनालिटिकल मेथड से भी अगर हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होता है कट ट्री। इसको CUTREE है। आपको बोलते समय ध्यान रखना है कि कट ट्री नहीं है, लेकिन कटरी है ये, लेकिन ये कट ट्री को ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो हमारा कमांड होता है, ये हमारे जो डिफरेंट क्लस्टर्स होते हैं उनके जो सब ग्रुप्स को ये यहाँ पर इंडिकेट करने की कोशिश करता है। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे HCLUST के द्वारा जो हमने अपनी क्लस्टरिंग करी है, उसके अंदर हमने अपने डिफरेंट सब ग्रुप्स को तैयार कर लिया है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हमको यहाँ पे कितने ग्रुप चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हमको अगर टोटल 4 या 6 ग्रुप चाहिए, हम दोनों में ये देखना चाहिए कि अगर हम टोटल डेटा में से अगर हम 4 ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा, और 6 ग्रुप बनाएंगे तो उसमें से क्या हमारा होगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे 4 ग्रुप अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कट ट्री, और जो भी हमारा आउटपुट आया था SC डेटा CL एजनेस, उसमें हम कर देंगे k = 4। तो देखिए आपको इस प्रकार का आउटकम मिल जाएगा, जहाँ पर ये आपको बता रहा है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन आपका किस ग्रुप में किया है। जैसे जो यहाँ पे दिया है 1 1 1 1, तो ये आपके जो पहले 4 ऑब्जर्वेशन थे ये आपके क्लस्टर नंबर 1 में आए, और बाकी आपके जो अगले 4 ऑब्जर्वेशन हैं ये आपके अगले जो आप 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन थे ये आपके क्लस्टर नंबर 2 में आए। अगले आपके जो 4 ऑब्जर्वेशन थे 9 10 11 12 वो आपके 3 नंबर क्लस्टर में आए। उसी प्रकार से बाकी आपके जो 8 ऑब्जर्वेशन थे 13 से लेकर के 20 तक के, ये आपके क्लस्टर नंबर 4 में आए हैं। इसको समझना यहाँ से देखिए बहुत कठिन है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम एक टेबुलर डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और इनका हम एक टेबल बना लेते हैं। तो हमने अपना ये सब ग्रुप 4 का जो हमारा ये आउटकम आया था, इसको मैंने इसकी एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना ली। तो उसके लिए हमने कमांड यूज़ कर लिया टेबल, और तो आप देखेंगे इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो एक क्लस्टर है जिसमें 4 ऑब्जर्वेशन आए हैं, दूसरे क्लस्टर में आपके 4 ऑब्जर्वेशन आए हैं, तीसरे क्लस्टर में आपके 4 ऑब्जर्वेशन आए हैं, और चौथे क्लस्टर में आपके 8 ऑब्जर्वेशन आए हैं।
अब इसी में अगर आपकी इच्छा है कि हम यहाँ पे 4 की जगह हम अपने 6 ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, तो 6 ग्रुप्स में क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर एक ग्रुप में कम हो जाएँगे। लेकिन अगर इसी बात को आप अगर यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जो आपने ये कमांड दिया था, यहाँ पे हम k = 4 की जगह कर देते हैं k = 6, और जो अपना कटरी कमांड है उसको ऐसी डेटा CL एजेंस पर k = 6 के साथ में एग्जीक्यूट करते हैं, और जो उसका आउटकम आया है उसको मैंने सब ग्रुप 6 के नाम से स्टोर कर लिया, और जो भी हमारा आउटकम आया उसकी मैंने टेबल बना दी। तो अब इस टेबल में आप अगर देखेंगे तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि 2 ऑब्जर्वेशन आपके एक क्लस्टर में आए, दूसरे ऑब्जर्वेशन आपके दूसरे क्लस्टर में आए, 4 ऑब्जर्वेशन आपके तीसरे क्लस्टर में आए, और चौथे, पाँचवें, छठे में भी आपके 4-4 ऑब्जर्वेशन आए। अब यहाँ पर देखिए, आपको इस चीज़ को देख करके खुद ब खुद समझना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता है, और यही देखिए इसका आपका इसका स्क्रीनशॉट भी है, राइट। तो चलिए, हमने आपको यहाँ पे ये जो भी कुछ मैंने आपको करके दिखाया है, इसको हम जरा सा यहाँ पे अपने R सॉफ्टवेयर में करके भी हम देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले जरा सा हमको इन पैकेजेस को हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन मैंने अपने कंप्यूटर में इनको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, हमको खाली उनको अपलोड करना है। तो देखिए, ये इसको मैंने अपलोड कर लिया। अब इसके बाद में जो हमने यहाँ पे अपना डेटा सेट तैयार किया है, हम उस डेटा सेट को यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। देखिए, ये हमने अपना डेटा सेट यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो देखिए, ये हमारा डेटा सेट आ गया। ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया x2, और उसकी बेसिस पे अब हमको इसका जो डेटा क्लस्टर है उसको हमको तैयार करना है। तो देखिए, डेटा जो हमारा डेटा फ्रेम हमारा जो भी है, डेटा हमारा डेटा CL के नाम से हमने स्टोर कर लिया। ये देखिए आ गया, और इसी डेटा के ऊपर आपको अपनी जो है जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है वो आपको तैयार करनी है। चूँकि ये मैट्रिक्स है, इसीलिए हमको इस डेटा को अपने एज मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा। और आप अगर देखोगे, अगर आपको D अगर दिखाएंगे तो देखिए काफ़ी लंबी सी ये मैट्रिक्स आएगी। ये आपकी 20x20 की मैट्रिक्स है, इसीलिए मैंने आपको वहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट दिखाया था कि जिसको देख करके आपको ये समझ में आ जाए। उसके बाद में इसके ऊपर हम अपना hclust कमांड लगाते हैं, और जो भी देखिए इसका आउटकम आया उसको मैंने यहाँ पे SC में सेव कर लिया। तो देखिए, इस प्रकार से आ गया, जो आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे आपने क्लस्टरिंग मेथड कौन सा दिया है, कंप्लीट लिंकेज का डिस्टेंस आपने कैसे मेजर किया है, यूक्लिडियन से आपके पास कितने ऑब्जर्वेशंस थे, 20, राइट। अब इसी चीज़ को ज़रा हम यहाँ पर अपने डेंड्रोग्राम के द्वारा हम इसको यहाँ पर प्लॉट करते हैं, राइट। तो देखिए, इस प्रकार का ये आपका डेंड्रोग्राम देखिए यहाँ पर आ गया, राइट। अब इसी चीज़ को अगर हम अपना आगे बढ़ाते हैं, और ये आपको मैंने सब कुछ करके देखिए दिखाया था, और ज़रा सा अपना हम ये जो आउटकम आया है यहाँ से हम अपना जो एग्लोमेरेटिव कोफिशिएंट है उसको हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमने इसका यहाँ पर अगर हमको इसका एग्लोमेरेटिव कोफिशिएंट निकाला है, जो हमने एजेंस कमांड के द्वारा अपनी जो भी मैंने क्लस्टरिंग ऑब्टेन करी है, तो देखिए हो जाएगा हमारा .AC। ये हमें कितना आ गया, 0.898। मैंने यही बात तो आपको यहाँ पे दिखाई थी। और इसी चीज़ को आप अगर यहाँ पे अगर अपना इस डेंड्रोग्राम को आप अगर तैयार करना चाहते हैं, तो देखिए डेंड्रोग्राम आपका देखिए इस प्रकार से तैयार हो गया, राइट, PLT के द्वारा। और इसी डेंड्रोग्राम में आप अगर यहाँ पे अगर अपना कटरी का कमांड अगर आप लगाना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे देखिए जो आपका ये आउटकम आया था, इसी के मैंने यहाँ पे 4 सब ग्रुप्स तैयार कर लिए, राइट। और उसके बाद में जब हमने यहाँ पे उसको टेबल दिया, टेबल सब ग्रुप 4, तो देखिए ये आपका कितना हो गया, इतना हो गया, राइट। उसके बाद में जब आपने इसी कार को आपने अगर 6 सब ग्रुप में अगर आप अगर करना चाहते हैं, तो देखिए क्या हो गया, ये आपको इसने आपको इस प्रकार से दे दिया। तो इसको देख करके भी आप ये यहाँ पे आप लगा सकते हो कि यहाँ पे आपको इसको इस डेंड्रोग्राम में आपको कहाँ पे काटना है, आपको कितने आपको इसके स्ट्रक्चर चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसको बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया। तो चलिए, अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं, और आपने देखा कि क्लस्टर एनालिसिस को सॉफ्टवेयर के द्वारा करना बहुत आसान काम है। लेकिन मैंने आज इस लेक्चर में आपको जो बेसिक कमांड जो हमने अब तक पढ़ के रखे थे, उनका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया है।
लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी बताया कि इनको एक साथ समझने के लिए आपको अपने जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक साथ रखना पड़ेगा, और साथ में जो ग्राफिकल के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसके साथ में एक साथ मिला करके आपको अपने कंक्लूजन्स लेने पड़ेंगे। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी के आज हमने जो भी कमांड्स इस्तेमाल की हैं, इन्हीं कमांड्स को हम एक और डेटा सेट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। वो डेटा सेट हमारे बड़े साइज़ का होगा। तो यहाँ तो आपने देखा कि आपके पास मात्र 20 ऑब्जर्वेशन थे, तो आपने इसके जो डेंड्रोग्राम बहुत ही नीट एंड क्लीन साफ-साफ दिखाई दिए, आप उसको देख कर के वहाँ से समझ भी सकते हो। लेकिन जब डेटा सेट बड़ा हो जाएगा तो आपके डेंड्रोग्राम में बहुत सारी लीफ और ब्रांचेस आ जाएँगी और थोड़ा-सा ये क्लमज़ी हो जाएगा, तो उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। उसके साथ हम आपको आर सॉफ्टवेयर में हमारे कुछ और ग्राफिक के तरीके भी होते हैं, उनके द्वारा हमको आउटपुट मिलता है, वो भी हम बताएँगे। तो अगले लेक्चर में समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने आज जिस लेक्चर में जिन-जिन कमांड्स का इस्तेमाल किया है, आप उसको ज़रा-सा स्वयं एक बार देखने की कोशिश करिए। जो काम हमने एजनेस के साथ में किया, वही काम तो हम डायना के साथ भी कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे क्लस्टरिंग जो हमारे डिविजिव हायरार्किकल एल्गोरिथम से आ जाएगी। लेकिन हमारा जो इंटरप्रिटेशन है, जो हमारा उसका जो उसकी वैल्यूज़ आएँगी, उनका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो तो वैसे ही रहेगा। तो अगले लेक्चर को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमने इस लेक्चर में जो भी समझा है आप ज़रा उसको ठीक से समझिए। आप चाहें तो अपना एक छोटा-सा डेटा सेट तैयार कर लीजिए और वहाँ पे देखिए इन कमांड का आउटकम जो आ रहा है वो आपके डेटा सेट्स के का जो स्ट्रक्चर है उससे क्या मैच कर रहा है। और जब आपको इसके बारे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको बड़े डेटा सेट में आप जब भी काम करोगे वहाँ पे आपका कभी कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आएगी। तो आप इन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।